नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्टडी पावर आईएएस के ऑनलाइन क्लासेज में मैं के कौशल आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास के वैदिक संस्कृति को पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हमने मंडल से संदर्भित चीज़ों को देखा था, तो इस क्लास को आपको मतलब जो भी ये क्लास है उसको समझने के लिए आपको पिछले वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो है बेसिक्स चीज़ें बताई गई हैं और उसमें जो है कुछ फैक्ट्स भी हैं। लेकिन ये क्लास समझने के लिए आपको पिछला क्लास जो है उसको देखने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे आप देख लें, उसके बाद में इस क्लास को, इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमने पिछले क्लास में ऋग्वेद को शुरू किया था, तो ऋग्वेद से संदर्भित कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो ऋग्वेद का इसकी जो उत्पत्ति हुई है तो ऋग शब्द से हुई है, और ऋग का मतलब क्या होता है? छंदोबद्ध रचना या श्लोक। तो ये छंदोबद्ध रचना या श्लोक, ये ऋग का मतलब होता है, इसी से ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद में अब हम देखेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले तो आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये ऋग्वेद। उसके बाद में इसमें क्या है कि विभिन्न देवी देवता मतलब देवताओं से संदर्भित इसमें स्तुति पाठ है। इसमें स्तुतियों से संदर्भित जो है चीज़ें इसमें दी हुई हैं और भक्तिपूर्ण स्तुतियाँ इसमें की गई हैं। ठीक है, कुछ यज्ञ की भी हालांकि इसमें प्रावधान है, तो यज्ञ से भी संदर्भित और खासकर जो है राज्याभिषेक से संदर्भित यज्ञों की प्रावधान इसमें विधान है। ठीक है, तो चलिए, अब हमने देखा इसके कुछ बेसिक्स देख लिए। अब देखिए, हर एक वेद के अपने ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। तो इसके ब्राह्मण दो हैं, और ब्राह्मण कौन कौन से हैं? तो ऐत्रेय और कौशिक की ब्राह्मण हैं इसके। और सब इसके जो पाठ करवाने वाले थे, पुरोहित जिनको बोलते थे, तो उनको क्या कहते थे हम? होता या होत्री कहते थे। तो पुरोहित जो इसके होते थे, जो ऋग्वेद के मतलब ऋग्वेद से संदर्भित थे, और उसका जो है वो मतलब उसी से संदर्भित यज्ञों का या मंत्रों का जो उच्चारण करवाया करते थे, यज्ञ करवाया करते थे, तो वो पुरोहित का क्या कहलाते थे? होता या होत्री कहलाते थे। उसी तरह हम जाएंगे यजुर्वेद में, तो यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्वी बोलते थे, सामवेद के पुरोहित को क्या बोलते थे? उद्गाता बोलते थे, और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा बोलते थे। ये चीज़ें हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि पुरोहित क्या होता था? होता या होत्री। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ये गद्य रचना है। इसमें जो है आप मुख्यतः क्या है कि देवताओं से संदर्भित इसमें स्तुति पाठ हैं। अब हम आते हैं ब्राह्मण पे। तो ब्राह्मण क्या है दोस्तों? तो ब्राह्मण जो है वो वेदों को समझने के लिए इसकी रचना की गई। ठीक है, ब्राह्मण दो हैं, ऐत्रेय और कौशिक की। ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना जो की वो महिदास ने की। तो महिदास जो थे वो इतरा के पुत्र थे, मतलब उनकी माँ का नाम इतरा था, इसीलिए महिदास ऐत्रेय इनका नाम पड़ा। और इन्होंने चूँकि इसका संकलन किया, इसकी रचना की, तो इसलिए ऐत्रेय ब्राह्मण पड़ गया इसका नाम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ब्राह्मण में मुख्यतः क्या है ये हम देखेंगे। तो ब्राह्मण जो है मुख्यतः इसमें राज्याभिषेक से संदर्भित इसमें यज्ञ के विधान दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो राज्याभिषेक हुआ करते थे राजाओं के, उससे संदर्भित जो है यज्ञ विधान इसमें दिए हुए हैं। उसमें जो आप देखेंगे मुख्यतः जो है ब्राह्मण का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो ब्राह्मण जो है वो वेदों से संदर्भित है, मतलब वेद अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए ब्राह्मण की रचना की गई है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बताया ऐत्रेय ब्राह्मण महिदास की रचना है, और जो कौशिकी ब्राह्मण है वो कुशितक ऋषि की वो रचना है। ठीक है, चलिए, अब हम इसके ब्राह्मण देख लिया हमने। आरण्यक देखते हैं। तो आरण्यक भी यही दोनों हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। आरण्यक भी दोनों यही हैं, उपनिषद भी दोनों यही हैं। आरण्यक क्या होता है दोस्तों? आरण्यक का मुख्य जो अर्थ होता है वो वन में लिखा जाने वाला ग्रंथ होता है। तो जो वन में लिखा गया जो भी वेद या मतलब ग्रंथ, तो उसको क्या बोला हमने? आरण्यक बोला। तो आरण्यक मुख्यतः जो है सन्यासियों के लिए, जो जंगल में रहते थे उनके लिए, और जंगली जो जंगल में रहते थे छात्रों के लिए उसकी रचना हुई है। तो आरण्यक का मुख्य अर्थ यही होता है। और इसमें क्या है, ये ब्राह्मण का आरण्यक क्या है कि ब्राह्मण का उपसंहारात्मक अंश है ये। ठीक है, उसका परिशिष्ट हम बोल सकते हैं, ब्राह्मण का परिशिष्ट है ये। उसमें क्या है आरण्यक में कि जैसे ब्राह्मण और उपनिषद के बीच में ये सेतु का कार्य करता है।
ब्राह्मण में क्या है, कर्मयोग है, और उसमें क्या है, उपनिषद में क्या है, उसमें ज्ञान मार्ग की चर्चा है। तो दोनों के बीच में ये सेतु का कार्य करता है आरण्यक। ठीक है, अब हम देखते हैं उपनिषद क्या है। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है कि समीप बैठना। तो उप मतलब समीप और मतलब निश मतलब बैठना। तो ये समीप किसके बैठना, तो जो गुरु हुआ करते थे, जो ज्ञान दिया करते थे छात्रों को, तो छात्रों का गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो उपनिषद का मुख्यतः अर्थ यही होता है। और देखिए, आपको जहाँ तक पता है कि 108 उपनिषद थे, तो 108 उपनिषद है हमारे, तो उसमें जो है मुख्यतः 10 ही उपनिषद जो है वो महत्वपूर्ण है, और 10 ही उपनिषद हम पढ़ते हैं। तो इसी 10 उपनिषद पे आपने देखा कि इसी 10 उपनिषद पे जो हमारे आदिगुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इसी 10 उपनिषद पे भाष्य लिखा था। ठीक है, जो कि शंकर का सांख्य दर्शन पढ़ते हैं, तो ये भाष्य जो है वो इन्हीं 10 पे लिखा था। जैसे आप देखें, मेन है उसमें केन, प्रश्न, मांडुक्य, मुंडक, प्रश्न, बृहदारण्यक, तैत्तरीय, मैं इस तरीके ऐतरेय, ब्राह्मण मतलब उपनिषद, ये सारे जो हैं ये उपनिषद हैं। तो उपनिषद भी इसके कितने हैं, इसके उपनिषद भी 2 ही हैं, ऐतरेय और कौशिक की। ठीक है, चलिए अब हम बात आते हैं, तो नदियों से संदर्भित चीज़ों को हम देखते हैं। तो हमने क्या देख लिया दोस्तों, उपनिषद देखा, आरण्यक, ब्राह्मण, ये दोनों मतलब तीनों में 2-2 ही हैं, और वो ऐतरेय और उपनिषद है। ठीक है, पुरोहित जो हैं इसके होता है, होत्री हैं। अब हम बढ़ते हैं नदियों की तरफ, चूँकि ये भी क्वेश्चंस आया करते हैं। तो नदियों को आप देखेंगे तो नदियाँ जो हैं वो वैदिक संहिताओं में ऐसे मुख्यतः 35 नदियों की चर्चा है वहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे आएंगे मतलब ऐसे 35 तो नदियाँ हैं वहाँ पे, वैदिक संहिताओं में ऐसे कहीं कहीं 42 विधि होते हैं, लेकिन 35 नदियों की चर्चा है। और ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है उसमें 21 नदियों की चर्चा है उसमें। ठीक है, कितनी नदियों की चर्चा है, 21 नदियों की चर्चा है। तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में ये कहाँ है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त है, जो कि बाद का मंडल था, उसमें क्या है, नदी सूक्त है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि नदियों में, जैसा कि आपको पता है कि सबसे जो हमारी पवित्र नदी होती थी वो नदी सरस्वती नदी होती थी। ऐसे सिंधु नदी की सबसे ज़्यादा चर्चा है, लेकिन पवित्र जो नदी हमारी थी उस मतलब क्या होती थी, सरस्वती नदी। उसमें जो वर्णित है उसको नदी तमा मतलब उसमें वर्णित ये है ऋग्वेद में कि सरस्वती को नदी तमा बोलते थे, उसी को नदियों की अग्रवर्ती बोलते थे, उसको वाणी बोलते थे, उसे प्रार्थना और कविता की देवी बोलते थे, उसको बुद्धि को तीव्र करने वाली मतलब तीव्र करने वाली देवी भी बोलते थे, उसको प्रज्ञा और संगीत की प्रेरणा भी बोलते थे। ये क्या बोलते थे, ये सरस्वती नदी को बोलते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो सिंधु की है। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सब सिंधु पर मतलब प्रदेश में ही ऋग्वेद की रचना हुई। ठीक है, ऐसा ये माना जाता है। और सब सिंधु प्रदेश क्या है, तो सिंधु और उसकी अनुषंगी जो नदियाँ, जो सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि आप रावी को रावी है, सतलज है, ब्यास है, झेलम है, चिनाब है, तो ये सारी नदियाँ जो हैं वो इसकी सहायक नदियाँ हैं, और उसी मतलब उसी दायरे में जो है इसकी रचना हुई है। तो सब सिंधु प्रदेश में इसकी रचना हुई है, ये मुख्यतः माना जाता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि नदियों में ये तो हमने देखा। अब द्वितीय स्थान पे जो हमारे सिंधु नदी है उसकी चर्चा ये है कि परावत में, मतलब ये समुद्र में गिरती है, हालांकि उससे भी संदर्भित विवाद हैं। तो ये जो है चर्चा है कि परावत मतलब अरब सागर में ये जो है सिंधु जाके गिरती है। तो उसके बाद त्रिष्टमा क्या एक उसमें उल्लेख है, त्रिष्टमा एक नदी की उल्लेख है जो सिंधु की सहायक नदी थी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाते हैं। एक बार क्वेश्चन बना हुआ था यूपीएससी में, ये पूर्वी किनारे सिंधु की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, तो आप देख लें। ऐसे तो अस्किनी से संदर्भित था वो, लेकिन ये जो वितस्ता को झेलम बोलते हैं आपको पता है ही, परुस्नी, रावी, अस्किनी, चेनाब। ठीक है, तो अस्किनी, परुस्नी और वितस्ता, इसकी चर्चा वहाँ पे है। तो ये कौन है, तो पूर्वी सिंधु की पूर्वी सहायक नदी है ये। उसके बाद पश्चिमी किनारे की जो सिंधु की सहायक नदी है, जो अफगानिस्तान से संदर्भित नदियां हैं, गोमती मतलब गोमल, क्रुमु मतलब कुर्रम,
और कुहा मतलब काबुल, और सुवास्तु मतलब क्या, स्वात नदी। ठीक है, इसकी चर्चा है। अब देखिए सतुद्री, तो सतुद्री सतलज को बोलते हैं, ये सिंधु की ही सहायक नदी है। इसमें एक नदी है बिपाशा, ठीक है, जिसको ब्यास नदी बोलते हैं, उसकी सहायक नदी है। इससे एक क्वेश्चन पूछा था एक बार, तो बिपाशा की चर्चा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मतलब ऋग्वेद में बिपाशा की चर्चा, आपको ब्यास नदी की चर्चा नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें उससे संदर्भित कश्मीर के, मतलब उसी के स्थान पे कश्मीर के मरुद्विरदा नदी की चर्चा हमें मिलती है। ठीक है, चलिए यही बिपाशा नदी की चर्चा हम देखेंगे आगे। तो यही बिपाशा नदी के ही तट पे इंद्र ने उषा को हराया था और उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। यही बिपाशा नदी ही थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं एक नदी की चर्चा है, उसमें अपाया नदी की चर्चा है, जो सरस्वती और सरस्वती के बीच में ये है, मतलब अपाया नदी। अब आप जानते हैं गंगा का उल्लेख, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा का एक बार ही उल्लेख हुआ है, और यहाँ पे ये उल्लेख हुआ है जो काशी जो है वो काशी को गंगा नदी के तट पे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद यमुना का 3 बार उल्लेख है, और समुद्र का उल्लेख की बात जहाँ तक हमने अभी बोला था कि समुद्र के का जहाँ तक उल्लेख है या नहीं, इसमें जो है विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, जैसे आर.एस. शर्मा कहते हैं कि समुद्र जो वहाँ पे जो चर्चा है वो किसी जल राशि का द्योतक है। ठीक है, उसी तरीके से बोलते हैं मैक्स मुलर लॉसेन बोलते हैं कि समुद्र का आर्यों को ज्ञान था, मतलब आर्य जो है समुद्र के बारे में जानते थे। अब देखिए पर्वत से संदर्भित जो है, तो आपने जैसे सोमरस का जो जिक्र पढ़ा था नौवें मंडल में, तो वो मुजवंत पर्वत से हिमालय के निकाला जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हिमालय जो है हिमवत शब्द के लिए हिमवंत शब्द आया है ऋग्वेद में, और मुजवंत जो है वो इसी से सोम निकाला, मतलब सोम जो रस निकाला जाता था वो मुजवंत पर्वत से निकाला जाता था। तो संभवतः यही जो है हिंदुकुश पर्वत के लिए जो है उसके लिए उपयोग किया गया है ये शब्द। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये पर्वत से संदर्भित जैसे बिंध और सतपुड़ा से आर्य परिचित नहीं थे, तो ये चीज़ें भी हैं, मतलब उसमें बिंध और सतपुड़ा से संदर्भित कोई भी आख्यान आपको देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए अब मरुस्थल की बात करते हैं, तो मरुस्थल से ये परिचित थे और उसके लिए धन्व शब्द का इस्तेमाल किया गया है, किसमें, ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे, तो इसकी राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं। तो सबसे पहले ये जाने आप कि इस समय का समाज कैसा था, कबीलाई समाज था। कृषि जो है वो मुख्य पेशा नहीं, यहाँ पशुपालन मुख्य पेशा हुआ करता था। तो जो कबीलाई समाज था उसकी जो आप समझ रहे हैं जो उसकी संरचना होती है वो व्यवस्थित ढंग पे नहीं होती, अव्यवस्थित ढंग से होती है। लेकिन इनमें क्या है कि एक कुल से जो संदर्भित हुआ करते थे, कुटुंब की संकल्पना थी, तो वो जो है अपने अपने कबीला का निर्माण किया करते थे। ठीक है, इन कबीलाओं में ही आपसी जो संघर्ष हुआ करते थे, और वो जो है आगे पढ़ेंगे हम कि मुख्यतः जो है गाय से संदर्भित युद्ध हुआ करते थे, जिसके लिए गोष्ठी शब्द का प्रयोग भी किया गया है। तो ये चीज़ें जो हैं अब ये क्षेत्र पे न आधारित होके यहाँ पे जन का कंसेप्ट आता है दोस्तों। ठीक है, ये जन था, यहाँ की जो व्यवस्था थी वो जन पे आधारित थी। ठीक है, ये जो है आगे चलेंगे तो यही जनपद में बदलता है, और यही आगे चलेंगे तो महाजनपद में, और महाजनपद से वो फिर सीधे मौर्य में जाते हैं, तो हम वहाँ पे साम्राज्य की संकल्पना देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि निरंतरता और इसमें परिवर्तन के तत्व जो है दिखाई देंगे हमें। तो ये क्षेत्र न हो के जन पे आधारित था। ये कुटुंब जो है वो एक बनाया करते थे अपना कबीला, और जो मतलब परिवार जो था, जो मतलब कुल या परिवार जो था वो समाज की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, और कुल के प्रधान को कुलप बोला करते थे। जैसे कुल के प्रधान को क्या बोलते थे दोस्तों, कुलप बोलते थे। ठीक है, चलिए अब यही जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी कुल, तो ये परिवार जो या कुल कह ले। उसके बाद में हम देखेंगे तो कुल जो है वो कुल से बड़ा होता था ग्राम, और ग्राम जो होता था तो ग्राम शब्द की चर्चा 13 बार ऋग्वेद में हुई है,
और इसको इसके प्रधान को ग्रामीणी बोलते थे। ठीक है, ग्रामीणी ही देखेंगे कि गांव का जो प्रशासन संभाला करता था वो ग्रामीणी ही संभाला करता था, ये चीज़ें अभी देखेंगे। तो ग्राम जो है 13 बार में है, 13 बार उसकी चर्चा है। ग्राम के समूह को विष कहते थे। ठीक है, ग्राम के समूह को क्या कहते थे? विष कहते थे। उसकी चर्चा ऋग्वेद में 70 बार आई है उसको। और उसके प्रधान को क्या कहते थे? विषपति बोलते थे। ठीक है दोस्तों, अब विष का ही जो समूह होता था यही जन होता था। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे परिवार ने क्या किया कि परिवार जो का स्तर था, कुल है तो कुल से संदर्भित, उसके बाद में फिर हम कहाँ गए? ग्राम पे गए। ग्राम जो है, ग्राम का समूह 20 है और 20 के बाद में फिर जन का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर की इकाई जन थी। और जन के जो प्रधान हुआ करते थे, इसी देखिए जन का जो उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में वो 275 बार हुआ है। ठीक है, और जन के प्रधान को ही क्या कहते थे हम? यही राजा की उपाधि इसको दी जाती थी। इसी को हम कहते थे गोपना या गोपति। इसी को जनस्व गोपा भी बोलते हैं, इसी को विषामपति भी बोलते थे, इसी को हम राजन भी बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ का जो राजा है वो राजा सामान्य में श्रेष्ठ है। ठीक है, मतलब अपने में ही ये चुनाव किया करते थे, एक व्यक्ति का ये चुनाव किया करते थे, उसमें सभा और समिति की भी भूमिका होती थी। तो उसमें क्या है कि अपने में से ही एक व्यक्ति को चुन के और ये जो है राजा बना दिया करते थे। ठीक है, तो वो उसका मुख्य कार्य क्या होता था? तो राजा का मुख्य कार्य होता था कबीला की रक्षा करना। जो कबीला है जिससे संदर्भित वो है उसका रक्षा करना, मतलब रक्षा करने का जो भार था और जो दायित्व था वो इसी के कंधे पे था। हालांकि राजा यहाँ शक्तिशाली नहीं होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बलि शब्द की चर्चा आती है। तो यहाँ पे जो बलि है वो कर है, लेकिन यहाँ पे स्वेच्छा से बलि नामक कर जो है वो राजा को दिए जाते हैं सामान्य जनता के द्वारा। ठीक है, जो कबीला के आम जनता थी उसके द्वारा जन मतलब जो राजा हुआ करते थे उसको क्या बलि नामक कर दिया जाता था, लेकिन वो स्वेच्छा से था। ये चीज़ें आपको रिजिडिटी आ जाएगी कब? जब उत्तर वैदिक काल को हम पढ़ेंगे तो। ठीक है, वही बलि जो है वहाँ जाके, और रिजिडिटी मतलब आपको देना ही है वो कर। तो राजा के सुदृढ़ता पर जो शक्तिशाली राजा होता है तब वो कंसेप्ट आपको आगे चीज़ें देखने को मिलेंगी वो। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि प्रशासन का जो मतलब ढांचा था वो राजतंत्रात्मक प्रशासन का ढांचा था। कुछ गण संघ भी हुआ करते थे। मतलब इसमें क्या है कि ये तो राजतंत्रात्मक तो था ही, इसमें गण का भी कंसेप्ट था। तो जो गण के होते थे प्रधान उसको गणपति बोलते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैसे राजन बोलते थे उस तरह उसको गणपति बोलते थे। चलिए, अब हमने बताया कि अब सभा और समिति की बात कर लेते हैं। तो राजा के चुनाव में सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका किसकी होती थी? समिति की होती थी। ठीक है, समिति जो है आम जो वहाँ की जनता थी वो आम जनों की सभा, मतलब वो जो है उसकी व्यवस्था थी वहाँ पे समिति में। तो ये है राजा के चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका समिति की होती थी। सभा जो था वो को क्या था? तो कुलीन वर्गों का, श्रेष्ठ वर्गों का ये जो था ये संस्था थी सभा। ठीक है, अब देखिए आप, समिति की चर्चा जो है ऋग्वेद में वो 9 बार आती है। और समिति क्या है कि यही कबीले की आम सभा थी। राजा के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी की होती थी। और इसमें क्या है, समिति में इसके प्रमुख को ईशान बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? इसके प्रमुख को ईशान बोलते थे, समिति के प्रमुख को। ठीक है, और आप देखेंगे कि इसमें पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी शामिल रहा करती थी। ठीक है, पुरुष के साथ साथ क्या है, महिलाएं भी शामिल रहती थी ये आपको समिति में। ठीक है, अब चलिए सभा की बात कर लेते हैं। तो अब ऐसा माना जाता है कि ये जो समिति थी, तो समिति क्या थी? तो समिति को एक तरह से लोकसभा के तरह देखा जा सकता है। आधुनिक जो लोकसभा की संरचना है उसी तरह की संरचना समिति की हुआ करती थी। अब हम देखते हैं सभा। तो सभा की चर्चा पहली बात तो 8 बार हुई है आपके ऋग्वेद में। और ये जो है वृद्धजनों से संदर्भित थी। कुलीन और श्रेष्ठ वर्ग जो है यहाँ पे उनकी संख्या ही यहाँ पे रहा करती थी। ठीक है, इसमें मैत्रायणी संहिता में आपको ये उल्लेख मिलेगा कि इसमें स्त्रियाँ जो है शामिल नहीं हुआ करती थी। ठीक है, सभा में। चलिए अब हम देखते हैं एक तीसरी संस्था थी, सबसे प्राचीन, यही है विदत।
ठीक है। विदथ जो है ये मुख्यतः क्या है कि ये सैनिक और मतलब ये सैनिक कार्यों से, असैनिक कार्यों से, धार्मिक कार्यों से संदर्भित ये सब मतलब संस्था थी और इसमें भी स्त्रियां शामिल हुआ करती थी। लेकिन रॉथ महोदय ने कहा है कि ये मतलब जो स्त्रियां शामिल होने की बात बताई है, किसने बताई है? रॉथ ने बताई है, ठीक है। रॉथ ने बताई है कि ये इसमें स्त्रियां भी शामिल हुआ करती थी, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, ये उसके बाद में दो और भी संस्थाएं थी, एक गण था और एक परिषद था। तो गण की भी जो संरचना थी वो सभा की ही तरह थी। इसमें भी जो है आपको कुलीन वर्ग और ये एक तरह से जनसभा थी और इसी में जो है गण से संदर्भित गणपति, मतलब इसके जो प्रधान हुआ करते थे गणपति हुआ करते थे। तो ये हमने कहा कि इसमें भी श्रेष्ठ और कुलीन व्यक्ति ही शामिल थे। एक जो पांचवी जो संस्था थी वो परिषद थी। ये पहले जो है प्रारंभ में ये माना जाता था कि ये जनजातीय सैन्य सभा थी, ठीक है। लेकिन आगे चलते हुए और इसका जो मतलब ढांचा था वो मातृसत्तात्मक था। आगे चल के उत्तर वैदिक काल में ये जब आता है यही परिषद, तो वो क्या है कि यहाँ पे पुरोहितों का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था हो जाती है, यहाँ पे पुरोहितों का वर्चस्व रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने समझा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने ये जो बताया कि सबसे ऊपर स्तर पे जन है, फिर विष है, फिर उस नीचे स्तर पे ग्राम है, मतलब ऐसे है। आप देख लें कि जन सबसे ऊपर स्तर पे है, ठीक है, जन है। उसके नीचे आप आएंगे तो क्या है? विष है। उसके नीचे आप आएंगे तो क्या है? ग्राम है। और सबसे नीचे क्या है? कुल है, या इसी को गृह बोलते हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा जो है गृह की है ऋग्वेद में, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमने देख ली। अब हम आते हैं जो राजा थे वहाँ पे, तो उनके मतलब उनके कार्यभार में जैसे सहायता के लिए रत्निनों की व्यवस्था थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से कंसेप्ट ये उभर के आता है। रत्निन क्या हुआ करते थे? यही रत्निन अधिकारी वर्ग था। रत्निन इसको बोलते हैं, जैसे कान में जो रत्न धारण करते थे उन्हीं को रत्निन बोलते थे। तो रत्निन क्या था? अधिकारी वर्ग था यहाँ का, ऋग्वेद का अधिकारी वर्ग था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रत्निन हुआ करते थे, जो राजा के मतलब एक सहायक भी थे, उनके धार्मिक कार्यों में भी ये भूमिका अदा किया करते थे और जो है राजा को सलाह दिया करते थे, उसके मित्र भी थे। सबसे प्रमुख यहाँ पे होता है क्या? पुरोहित, ठीक है दोस्तों। पुरोहित जो है वो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का क्या होता है? रत्निन होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है सेनानी, ये द्वितीय स्थान पे आता है यहाँ पे। यही आप उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो प्रथम यही हो जाएगा। तो सेनानी क्या है कि जब युद्ध का समय आता है, जब कबीलों के बीच में युद्ध होता है, तो सेनानी का कार्य क्या होता है कि कबीला से नए जो नवयुवक थे उनको भर्ती करना और भर्ती करके और एक मतलब सेना का गठन करना। सेना का यही नेतृत्व भी यही प्रदान किया करता था सेनानी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, चूँकि सेना जो थी वो अस्थाई सेना अभी यहाँ पे नहीं है, तो जब ये मतलब उसकी ज़रूरत हुआ करती थी, जब जाके युद्ध हुआ करते थे, तो युद्ध के समय ही सेना की उपयोगिता होती थी और उसमें जो है आपको ग्रामीणी भी इसमें मदद किया करते थे। तो ग्रामीणी जो है वहाँ से वो सेना का निर्माण किया करते थे, मतलब गांव के जो है नवयुवक उनको भर्ती करके और ये जो है यहाँ पे लाया करते थे जन में। और सारे जगह से जब आते थे ये, तो उसका नेतृत्व कौन करता था? सेनानी किया करता था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, सेनानी में एक चीज़ और है, आम नागरिक सेना थी, इसे मिलिशिया बोलते थे दोस्तों, ये मिलिशिया बोलते थे। और जो कबीलाई समाज था जिसमें ब्रात, संघ, गण, ग्राम, ये सारे जो थे कबीलाई समाज के यही जो है नेतृत्व प्रदान किया करते थे। ब्रात, गण, संघ, सर्थ, ये सारे ग्राम, ये सारे जो है ये नेतृत्व प्रदान किया करते थे, मतलब नीचे के स्तर पे, ठीक है। और सबसे ऊपर के स्तर पे कौन जाते थे? यही सेनानी हुआ करते थे। चलिए, अब इसमें तीसरा रत्न है ब्राजपति। तो ब्राजपति कहाँ है? चरागाह से ये संदर्भित है और इसका भी काम था कि वहाँ से भी सेना लाया जाता था। इसके द्वारा भी ग्रामीणी आपने देखा ही ग्राम का प्रधान हुआ करता था और ग्राम के सैन्य और प्रशासन को संभालने की जिम्मेदारी ग्रामीणी की होती थी, ठीक है दोस्तों। यही आगे हम पढ़ेंगे कि वैश्य वर्ग की सबसे बड़ी कामना होती थी कि हम ग्रामीणी बने, ठीक है। उसी तरह से आप अस्पस की चर्चा यहाँ पे देखेंगे। अस्पस मतलब गुप्तचर की व्यवस्था यहाँ पे
भय थी, जैसे दूसरे कबीला में जाके और उसके सारे गूढ़ राज्य रहस्यों को आके यहाँ तक मतलब राजा के पास बताना। तो ये जो है अस्पष्ट गुप्तचर हुआ करते थे। पूरब क्या होता था, पूरब दुर्गपति होता था, मतलब जो दुर्ग बनाया जाता था जिसमें कि जो मतलब राजा रहा करता था उसका जो है यही प्रधान होता था पूरब। उसी तरह से दूत भी था, जो कि दूत जाया करता था वहाँ से संदेश लाया करता था, तो दूत भी रत्निन ही हुआ करता था। अब एक उपस्थि और इभ्य, उपस्थि और इभ्य जो है ये क्या हुआ करते थे, उपस्थि और इभ्य राजा के व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत सेवक हुआ करते थे, उपस्थि और इभ्य। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार पूछे हुए हैं यूपीपीसीएस में। तो उपस्थि और इभ्य राजा के व्यक्तिगत सैनिक होते थे। सेना के स्तर पे देखेंगे हम तो पैदल सेना भी होती थी, घोड़ा का भी यूज किया जाता था, इसमें रथ का भी यूज किया जाता था, इसी में जो है धनुष बाण का। अब कर्ण योनि का मतलब वहाँ पे चर्चा है, कर्ण योनि मतलब कर्ण का मतलब धनुष और ये योनि मतलब वाण। उसी तरह निशंक की चर्चा है, मतलब तर्कस जो तीर रखे जाते हैं उसकी भी चर्चा है। तो ये सारे शब्द उसमें उपयोग किए गए हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन है ये कि सेनानी, सूत मतलब रथकार जो होता था, ग्रामणी और करमार को सम्मिलित रूप से क्या कहते थे हम, रत्निन कहते थे। ठीक है, सम्मिलित रूप से सेनानी, सूत, ग्रामणी और करमार को हम रत्निन कहते थे। ठीक है, अब न्याय व्यवस्था की जहाँ तक बात करते हैं दोस्तों, तो न्याय व्यवस्था का स्पष्टता साक्ष्य नहीं मिलता है, क्योंकि समाज जो है उसमें किसी की श्रेष्ठता है नहीं, राजा ही अपने में ही श्रेष्ठ था। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि राजा के द्वारा जो न्याय किए जाते थे उसमें जो है पुरोहित मतलब पुरोहित की भूमिका तो होती ही थी, और इसमें सभा समिति से भी ये मतलब सलाह लिया करते थे। तो समितियों मतलब खासकर सभा से भी, तो ये जो है सभा से लेके और न्याय किया करते थे सलाह, और पुरोहित के सलाह से राजा न्याय किया करता था ऐसे। और उसमें सबसे बड़ा जो मतलब दंड जो था, वो दंड की व्यवस्था जो थी उसको द्रव्य के रूप में मतलब वो उसकी भरपाई की जाती थी। जैसे कि किसी ने हत्या कर दिया तो उसको 100 गायों का दंड लगाया जाता था। ठीक है, तो ये जो है चोरी करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, चोरी करना, डाका डालना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मतलब नीचे स्तर के उस पे आती थी, लेकिन उसके लिए भी द्रव्य के ही रूप में आपको मतलब किसी तरह का दंड देना है तो गाय से ही उससे मतलब उसकी भरपाई की जाती थी। दंड जो है वो द्रव्य के रूप में मतलब गाय से ही संदर्भित वो दंड हुआ करता था, वो इसी को आपको देना था। तो उसी तरह से देखिएगा आप कि एक मतलब शब्द आता है जीवग्रीव। जीवग्रीव अपराधी हुआ करते थे, जीवग्रीव। और एक शब्द आता है उग्र। तो ये जीवग्रीव अपराधी हुआ करते थे और उग्र क्या हुआ करते थे, ये पुलिस हुआ करते थे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। तो ये भी शब्द उसमें आपको ये है मतलब उसमें ऋग्वेद में ये शब्द भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए जैसा कि आप पढ़ेंगे आगे, जो जन में भी सर्वश्रेष्ठ जो जन था, सर्वशक्तिशाली जो जन था वो भरत था। भरत, वही आप देखते हैं कि रावी परुष्णी नदी तट पे भरत और आर्य जो अनार्य 10 कबीले हैं उसके बीच में जो है युद्ध होता है, और भरत का राजा त्रिशु जो है उसमें विजयी होता है। तो उस तरीके से अब एक क्वेश्चन से इसमें, चूँकि हमेशा ये क्वेश्चन पूछते रहा है और बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि यदु और तुर्वस जो है ऋग्वेद में हमेशा यदु और तुर्वस की एक साथ में ही इसके नाम आए हैं। यदु और तुर्वस जो है, यदु और तुर्वस, इसके नाम एक ही साथ ऋग्वेद में आए हैं। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि यदु के साथ में कौन सा नाम जो है वो उसके साथ में उसकी साम्यता मतलब दर्शाई गई है, तो यही है यदु और तुर्वस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमने आज की क्लास में ऋग्वेदिक काल के मतलब राजनीतिक व्यवस्था को देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्था को देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।